tunnel has been through one of the most complex and critical geological condition. The valiant efforts of Team Rohtang and our executor, Strobeck and APCONS ensured that we overcome this crucial situation. I am confident that with the synergy and efforts, the project Rohtang will earn many more laurels. I'm extremely happy and delighted to be present on this historic project at a historic moment when the daylighting of the world's longest motorable tunnel at an altitude of 3,000 meters is happening. It's a very proud moment for us. It's a very complex and a difficult project. The breakthrough of Rohtang Tunnel is a historic moment for all of us. Today, it is a historic moment when at Rohtang Tunnel project, our APCON engineers along with Strobeck has achieved breakthrough in the... और अब माननीय प्रधानमंत्री राह में मुश्किलें होंगी हजार, इस उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। मुश्किलें होंगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। कवि श्री नरेंद्र वर्मा की यह पंक्तियां अटल टनल निर्माण कार्य को सही रूप से उजागर करती हैं। आप सभी का इस ऐतिहासिक क्षण में तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा विश्व की 10,000 फीट से ऊपर अब तक की सबसे लंबी टनल, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, देश के नाम समर्पित हुई है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। अटल टनल रोहतांग को आज राष्ट्र को समर्पित करने के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके साथ ही इस शुभ अवसर पर माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, माननीय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस श्री अनुराग ठाकुर, माननीय सांसद श्री रामस्वरूप शर्मा, जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल मनोज नरावने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वेस्टर्न एंड नर्दर्न आर्मी कमांडर्स, अन्य गणमान्य अतिथिगण, फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे पूरी आशा है कि अटल टनल रोहतांग देश के लिए सबसे प्रसिद्ध टेक्निकल अचीवमेंट में से एक होगी। इसके निर्माण से आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हिमालय क्षेत्र में अन्य टनल्स के निर्माण कार्य को बल मिलेगा। अब बीआरओ का फोकस शृंखला टनल पर है। मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि बीआरओ इस टनल को अगले 3 वर्ष में पूरा कर सकता है, जिससे कि लेह के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी हासिल हो जाएगी।
पिछले कुछ वर्षों में बीआरओ की कार्य करने की जो कैपेसिटी है उसमें बढ़ोतरी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप बॉर्डर्स के समीप डिफ़िकल्ट टेरेन्स में कनेक्टिविटी स्थापित कर पाने में हम सक्षम हुए हैं। यदि हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो पिछले 2 वर्ष में बीआरओ ने 75% अधिक कार्य को अंजाम दिया है। बीआरओ के द्वारा पिछले 2 वर्ष में दारचा पदम लेह रोड, मानसरोवर यात्रा और आदि कैलाश पर्वत के रास्तों पर कनेक्टिविटी हासिल की है। अटल टनल का ये सफ़र बहुत ही चुनौतीपूर्ण, संघर्षपूर्ण और रोमांचक रहा है। काफ़ी कठिनाइयाँ इस प्रोजेक्ट के सामने आई, फिर भी हमने अपने हौसले बुलंद रखे। मैं अटल टनल रोहतांग के निर्माण में शामिल एफकॉन्स, स्ट्रॉबैक, स्मैक, D2, ICT, पेम्स एंड गर्ग एसोसिएट्स का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस टनल को ये रूप देने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से बीआरओ को बढ़ चढ़ कर कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी और भविष्य में बीआरओ राष्ट्र निर्माण कार्यों में भी सक्षम होगा। धन्यवाद एंड जय हिंद। इस टनल निर्माण कार्य में कई चैलेंजेस और मुश्किलें आई, पर उन्हें बीआरओ ने अपने दृढ़ निश्चय से पार किया है। अब मैं आपका ध्यान स्क्रीन पर आकर्षित करना चाहूँगा, जहां एक छोटी मूवी द्वारा इन चैलेंजेस को प्रदर्शित किया गया है। रोहतांग पास को बाईपास करने के लिए मनाली लेह हाईवे पर टनल के निर्माण का स्वप्न माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट को उच्चतम प्राथमिकता देने से साकार हो पाया है। 5-6 महीना हमारा कट ऑफ रहता सर्दियों में। टनल का निर्माण दिवंगत प्रधानमंत्री एवं भारत श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कर कमलों द्वारा 2002 में अप्रोच रोड के शिलान्यास के साथ आरंभ हुआ था। कई बार मनाली आने का मौका मिला, रोहतांग की तक की यात्रा की, लेकिन बाद में बर्फ का पहाड़ आकर खड़ा हो गया, रास्ता बंद, आना जाना ठप। लेकिन बाद में मुझे लगा कि मनाली से लेह तक ऐसा रास्ता होना चाहिए जो 12 महीने उपलब्ध हो। टनल के कार्य में 587 मीटर लंबे सेरी नाले के रूप में एक कठिन समस्या सामने आई। इसमें 8000 लीटर प्रति मिनट के बहाव से पानी ने टनल के कार्य में बाधा डाली। ये समस्या अपने आप में विश्व की एक अनूठी चुनौती साबित हुई, जिसको नवीनतम टेक्नोलॉजी और आधुनिक उपकरणों से दूर किया गया। समय पर कार्य पूरा करने के लिए 3000 श्रमिक तथा बीआरओ के 650 कर्मियों ने एकजुट होकर 3 शिफ्टों में कार्य किया। हिमाचल प्रदेश के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली, मनाली को लेह से जोड़ने वाली रोहतांग टनल अब अटल टनल के नाम से जानी जाएगी। 9 किलोमीटर लंबी 10.5 मीटर चौड़ी बाइलेन टनल में नवीनतम सेफ्टी एवं सिक्योरिटी उपकरण लगाए गए हैं। टनल में हर 250 मीटर पर सीसीटीवी कैमरा, 150 मीटर पर टेलीफोन, 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट, हर किलोमीटर पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ऑटोमेटेड लाइटिंग, वेंटिलेशन और फायर फाइटिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये सभी उपकरण सेंट्रल कंट्रोल रूम से स्काडा द्वारा संचालित किए जाते हैं। टनल के नीचे विशेष रूप से किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों को सही सलामत निकालने के लिए एग्रेस टनल का प्रावधान किया गया है। स्थानीय लोगों के लिए जहां ये नई जीवन रेखा आम जनता की यात्रा आसान करेगी, वहीं सशस्त्र बलों को भी इससे दूर दराज सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंचना सहज होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप ये टनल सामरिक मजबूती एवं हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
इससे लोगों के चेहरों पर प्रसन्नता की मुस्कान सहज ही देखी जा सकती है। अटल टनल रोहतांग को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री राम जयराम ठाकुर जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी, हिमाचल नो छोकरो अनुराग ठाकुर, हिमाचल सरकार के मंत्रीगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी, आर्मी चीफ, रक्षा मंत्रालय, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े सभी साथी और हिमाचल प्रदेश के मेरे भाइयों और बहनों, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज सिर्फ अटल जी का ही सपना नहीं पूरा हुआ है, आज हिमाचल प्रदेश के करोड़ों लोगों का भी दशकों पुराना इंतजार खत्म हुआ है। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मुझे अटल टनल के लोकार्पण का अवसर मिला है। और जैसा अभी राजनाथ जी ने बताया, मैं यहां संगठन का काम देखता था, यहां के पहाड़ों, यहां की वादियों में अपना बहुत ही उत्तम समय बिताता था। और जब अटल जी मनाली में आके रहते थे तो अक्सर उनके पास बैठना, गपशप करना, और मैं और धूमल जी एक दिन चाय पीते पीते इस विषय को बड़े आग्रह से उनके सामने रख रहे थे। और जैसा अटल जी का विशेषता थी, वो बड़ी आंखें खोल करके हमें गहराई से पढ़ रहे थे कि हम क्या कह रहे हैं। फिर मुंडी हिला देते थे, हाँ भाई, लेकिन आखिरकार जिस बात को लेकर मैं और धूमल जी उनसे लगे रहते थे, वो सुझाव अटल जी का सपना बन गया, संकल्प बन गया, और आज हम उसे एक सिद्धि के रूप में अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। इससे जीवन का कितना बड़ा संतोष हो सकता है, आप कल्पना कर सकते हैं। अब से पहले, कुछ मिनट पहले, हम सब ने एक मूवी भी देखी और मैंने वहां एक पिक्चर गैलरी भी देखी, द मेकिंग ऑफ अटल टनल। अक्सर लोकार्पण की चकाचौंध में वो लोग कहीं पीछे रह जाते हैं जिनके परिश्रम से ये सब संभव हुआ है। अभेद्य पीर पंजाल का उसको भेद कर एक बहुत कठिन संकल्प को आज पूरा किया गया है। इस महायज्ञ में अपना पसीना बहाने वाले, अपनी जान जोखिम में डालने वाले मेहनतकश जवानों को, इंजीनियरों को, सभी मजदूर भाई बहनों को आज मैं आदर पूर्वक नमन करता हूं। साथियों, अटल टनल हिमाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से के साथ साथ नए केंद्र शासित प्रदेश
लेह लद्दाख की भी लाइफलाइन बनने वाला है। अब सही मायनों में हिमाचल प्रदेश का ये बड़ा क्षेत्र और लेह लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से हमेशा जुड़े रहेंगे। प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। इस टनल से मनाली और केलोंग के बीच इसकी दूरी 3-4 घंटे कम हो ही जाएगी। पहाड़ के मेरे भाई बहन समझ सकते हैं कि पहाड़ पर 3-4 घंटे की दूरी कम होने का मतलब क्या होता है। साथियों, लेह लद्दाख के किसानों, बागवानों, युवाओं के लिए भी अब देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे बाजार तक उनकी पहुंच आसान हो जाएगी। उनका जोखिम भी कम हो जाएगा। यही नहीं, ये टनल देवधरा हिमाचल और बुद्ध परंपरा के उस जुड़ाव को भी सशक्त करने वाली है जो भारत से निकलकर आज पूरी दुनिया को नई राह, नई रोशनी दिखा रही है। इसके लिए हिमाचल और लेह लद्दाख के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। साथियों, अटल टनल भारत के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नई ताकत देने वाली है। ये विश्व स्तरीय बॉर्डर कनेक्टिविटी का जीता जागता प्रमाण है। हिमालय का ये हिस्सा हो, पश्चिम भारत में रेगिस्तान का विस्तार हो, या फिर दक्षिण और पूर्वी भारत का तटीय इलाका, ये देश की सुरक्षा और समृद्धि दोनों के बहुत बड़े संसाधन है। हमेशा से इनों के संतुलित और संपूर्ण विकास को लेकर यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की मांग उठती रही है, लेकिन लंबे समय तक हमारे यहां बॉर्डर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट या तो प्लानिंग के स्टेज से बाहर ही नहीं निकल पाए, या जो निकले वो अटक गए, लटक गए, भटक गए। अटल टनल के साथ भी कभी कभी तो कुछ ऐसा महसूस भी हुआ है। साल 2002 में अटल जी ने इस टनल के लिए अप्रोच रोड का शिलान्यास किया था। अटल जी की सरकार जाने के बाद जैसे इस काम को भी भुला दिया गया। हालत ये थी कि साल 2013-14 तक टनल के लिए सिर्फ 1300 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर से भी कम काम हो पाया था। एक्सपर्ट बताते हैं कि जिस रफ्तार से अटल टनल का काम उस समय हो रहा था, अगर उसी रफ्तार से काम चला होता तो ये सुरंग साल 2040 में जाकर के शायद पूरी होती। आप कल्पना करिए, आप है उसमें 20 वर्ष और जोड़ लीजिए, तब जाकर लोगों के जीवन में ये दिवस आता, उनका सपना पूरा होता। जब विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ना हो, जब देश के लोगों के विकास की प्रबल इच्छा हो, तो रफ्तार बढ़ानी ही पड़ती है। अटल टनल के काम में भी 2014 के बाद अभूतपूर्व तेजी लाई गई। बीआरओ के सामने आने वाली हर अड़चन को हल किया गया। नतीजा ये हुआ
कि जहां हर साल पहले 300 मीटर सुरंग बन रही थी, उसकी गति बढ़ाकर 1400 मीटर प्रति वर्ष हो गई। सिर्फ 6 साल में हमने 26 साल का काम पूरा कर लिया। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने अहम और बड़े प्रोजेक्ट के निर्माण में देरी से देश का हर तरह से नुकसान होता है। इससे लोगों को सुविधा मिलने में तो देरी होती है, इसका खामियाजा देश को आर्थिक स्तर पर उठाना पड़ता है। साल 2005 में यह आकलन किया गया था कि ये टनल लगभग 950 करोड़ रुपए में तैयार हो जाएगी, लेकिन लगातार होती देरी के कारण आज ये 3 गुना से भी ज्यादा यानी करीब करीब 3200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने के बाद पूरी हो पाई है। कल्पना कीजिए कि अगर 20 साल और लग जाते तब क्या स्थिति होती। साथियों, कनेक्टिविटी का देश के विकास से सीधा संबंध होता है। ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी यानी उत्तम विकास, खासकर बॉर्डर एरिया में तो कनेक्टिविटी सीधे सीधे देश की रक्षा जरूरतों से जुड़ी होती है। लेकिन इसे लेकर जिस तरह की गंभीरता थी और उसकी गंभीरता की आवश्यकता थी, जिस तरह की राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत थी, दुर्भाग्य से वैसी नहीं दिखाई गई। अटल टनल की तरह ही अनेक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के साथ ऐसा ही व्यवहार किया गया। लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी के रूप में सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण एयर स्ट्रिप 40-50 साल तक बंद रही। क्या मजबूरी थी, क्या दबाव था? मैं इसके विस्तार में जाना नहीं चाहता। इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन सच्चाई यही है कि दौलत बेग ओल्डी की एयर स्ट्रिप वायुसेना ने अपने इरादों की वजह से शुरू हो पाई, उसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति कहीं नजर नहीं आई। साथियों, मैं ऐसे दर्जनों प्रोजेक्ट गिना सकता हूं जो सामरिक दृष्टि से और सुविधा की दृष्टि से भले ही कितने भी महत्वपूर्ण रहे हो, लेकिन बरसों तक नजरअंदाज किए गए। मुझे याद है, मैं करीब 2 साल पहले अटल जी के जन्मदिन के अवसर पर असम में था। वहां पर भारत के सबसे लंबे रेल रोड ब्रिज बोगीबील पुल को देश को समर्पित करने का अवसर मुझे मिला था। ये पुल आज नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश से कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा माध्यम है। बोगीबील ब्रिज पर भी अटल जी की सरकार के समय ही काम शुरू हुआ था, लेकिन उनकी सरकार जाने के बाद फिर इस पुल का काम सुस्त हो गया। साल 2014 के बाद ही इस काम ने भी गति पकड़ी और 4 साल के भीतर भीतर इस पुल का काम पूरा कर लिया गया। एक और पुल का नाम जुड़ा है कोसी महासेतु का। बिहार में मिथिलांचल के 2 हिस्सों को जोड़ने वाले कोसी महासेतु का शिलान्यास अटल जी ने ही किया था, लेकिन इसका काम भी उलझा रहा, अटका रहा। 2014 में हमें सरकार में आने के बाद कोसी महासेतु का काम भी
हमने तेज करवाया। अब से कुछ दिन पहले ही कोसी महासेतु का भी लोकार्पण किया जा चुका है। साथियों, देश के करीब करीब हर हिस्से में कनेक्टिविटी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का यही हाल रहा है, लेकिन अब ये स्थिति बदल रही है और बहुत तेजी के साथ बदल रही है। बीते 6 वर्षों में इस दिशा में अभूतपूर्व प्रयास किया गया है। विशेष रूप से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पूरी ताकत लगा दी गई है। हिमालय क्षेत्र में, चाहे वो हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, करगिल लेह लद्दाख हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, दर्जनों प्रोजेक्ट पूरे किए जा चुके हैं और अनेकों प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। सड़क बनाने का काम हो, पुल बनाने का काम हो, सुरंग बनाने का काम हो, इतने बड़े स्तर पर देश में इन क्षेत्रों में पहले कभी काम नहीं हुआ। इसका बहुत बड़ा लाभ सामान्य जनों के साथ ही हमारे फौजी भाई बहनों को भी हो रहा है। सर्दी के मौसम में उन तक रसद पहुंचाना हो, उनकी रक्षा से जुड़े साजो सामान हो, आसानी से पेट्रोलिंग कर सकें, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। साथियों, देश की रक्षा जरूरतों, देश की रक्षा करने वालों की जरूरतों का ध्यान रखना, उनके हितों का ध्यान रखना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। हिमाचल प्रदेश के हमारे भाइयों बहनों को आज भी याद है कि 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर पहले की सरकारों का क्या बर्ताव था। 4 दशकों तक हमारे पूर्व फौजी भाइयों को सिर्फ वायदे ही किए गए, कागजों में सिर्फ 500 करोड़ रुपए दिखाकर ये लोग कहते थे कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे, लेकिन किया फिर भी नहीं। आज 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ देश के लाखों पूर्व फौजियों को मिल रहा है। सिर्फ एरियर के तौर पर ही केंद्र सरकार ने लगभग 11,000 करोड़ रुपए पूर्व फौजियों को दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के भी करीब करीब 1 लाख फौजी साथियों को इसका लाभ मिला है। हमारी सरकार के फैसले साक्षी हैं कि हमने जो फैसले किए वो हम लागू करके दिखाते हैं। देश हित से बड़ा, देश की रक्षा से बड़ा हमारे लिए और कुछ नहीं है। लेकिन देश ने लंबे समय तक वो दौर भी देखा है जब देश की रक्षा हितों के साथ समझौता किया गया। देश की वायुसेना आधुनिक फाइटर प्लेन मांगती रही। वो लोग फाइल पे फाइल, फाइल पे फाइल, कभी फाइल खोलते थे, कभी फाइल से खेलते थे। गोला बारूद हो, आधुनिक राइफलें हो, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो, कड़ाके की ठंड में काम आने वाले उपकरण और अन्य सामान हो, सब कुछ ताक पर रख दिया गया था। एक समय था जब हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों की ताकत अच्छों के होश उड़ा देती थी, लेकिन देश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। देश में स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों के लिए HAL जैसी विश्व स्तरीय संस्था बनाई गई, लेकिन उसे भी मजबूत करने पर उतना ध्यान नहीं दिया गया।
बरसों तक सत्ता में बैठे लोगों के स्वार्थ ने हमारी सैन्य क्षमताओं को मजबूत होने से रोका है, उसका नुकसान किया है। जिस तेजस लड़ाकू विमान पर आज देश को गर्व है, उसे भी इन लोगों ने डिब्बे में बंद करने की तैयारी कर ली थी। ये थी इन लोगों की सच्चाई, ये है इन लोगों की सच्चाई। साथियों, अब आज देश में ये स्थिति बदल रही है। देश में ही आधुनिक अस्त्र शस्त्र बने, मेक इन इंडिया हथियार बने, इसके लिए बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं। लंबे इंतजार के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की व्यवस्था अब हमारे सिस्टम का हिस्सा है। इसे देश की सेनाओं की आवश्यकताओं के अनुसार प्रोक्योरमेंट और प्रोडक्शन दोनों में बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। अब अनेक ऐसे साजो सामान हैं जिनको विदेश से मांगने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वो सामान अब सिर्फ भारत के उद्योगों से ही खरीदना जरूरी कर दिया गया है। साथियों, भारत में डिफेंस इंडस्ट्री में विदेशी निवेश और विदेशी तकनीक आ सके, इसके लिए अब भारतीय संस्थानों को अनेक प्रकार के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। जैसे जैसे भारत की वैश्विक भूमिका बदल रही है, हमें उसी तेजी से, उसी रफ्तार से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने आर्थिक और सामरिक सामर्थ्य को भी बढ़ाना है। आत्मनिर्भर भारत का आत्मविश्वास आज जनमानस की सोच का हिस्सा बन चुका है। अटल टनल इसी आत्मविश्वास का प्रतीक है। एक बार फिर मैं आप सभी को, हिमाचल प्रदेश को और लेह लद्दाख के लाखों साथियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हिमाचल पर मेरा कितना अधिकार है ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हिमाचल का मुझ पर बहुत अधिकार है। आज के इस कार्यक्रम में समय बहुत कम होने के बावजूद भी हमारे हिमाचल के प्यार ने मुझ पर इतना दबाव डाल दिया, 3 कार्यक्रम बना दिए। इसके बाद मुझे और 2 कार्यक्रम में बहुत ही कम समय में बोलना है और इसलिए मैं यहाँ विस्तार से न बोलते हुए कुछ बातें 2 और कार्यक्रम में भी बोलने वाला हूँ। लेकिन कुछ सुझाव मैं यहाँ जरूर देना चाहता हूँ। मेरे ये सुझाव भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के लिए भी हैं, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के लिए भी है और बीआरओ के लिए स्पेशली भी है। एक, ये टनल का काम अपने आप में इंजीनियरिंग की दृष्टि से, वर्क कल्चर की दृष्टि से यूनिक है। पिछले इतने वर्षों में, जब से इसका डिजाइनिंग का काम शुरू हुआ, कागज पे लिखना शुरू हुआ, तब से लेकर कब तक, अब 1000-1500 लोग ऐसे छांटे, मजदूर भी हो सकता है और टॉप व्यक्ति भी हो सकता है। उसने जो काम किया है, उसका अपना जो अनुभव है, उसको वो अपनी भाषा में लिखे। एक 1500 लोग पूरी प्रोसेस को अगर लिखेंगे, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, एक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन होगा जिसमें ह्यूमन टच होगा। जब हो रहा था तब वो क्या सोचता था, कभी तकलीफ आई तो उसको क्या लगा। एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन, मैं एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन नहीं कह रहा हूँ, ये वो डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें ह्यूमन टच है। किसी मजदूर काम करता होगा, उस दिन खाना नहीं पहुंचा होगा, कैसे काम किया होगा, उस बात का भी बड़ा महत्व होता है। कभी कोई सामान पहुंचने वाला होगा, बर्फ के कारण पहुंचा नहीं होगा,
कैसे काम किया होगा, चैलेंज आया होगा, कैसे किया होगा। मैं चाहूंगा कि कम से कम 1500 लोग हर स्तर पे काम करने वाले 5 पेज, 6 पेज, 10 पेज अपना अनुभव लिखे। किसी एक व्यक्ति को जिम्मेवारी दीजिए, फिर उसको थोड़ा ठीक ठाक करके लैंग्वेज वगैरह करके एक डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। और छापने की जरूरत नहीं है, डिजिटली बना देंगे तो भी चलेगा। दूसरा, मेरा शिक्षा मंत्रालय से आग्रह है कि हमारे देश में जितने भी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज के बच्चों को केस स्टडी का काम दिया जाए और हर वर्ष एक एक यूनिवर्सिटी से 8-10 बच्चों की एक बैच यहां आए। केस स्टडी ये कैसे कल्पना हुई, कैसे बना, कैसे चुनौतियां आई, कैसे रास्ते निकाले, और दुनिया में सबसे ऊंची और सबसे लंबी जगह पे विश्व में नाम कमाने वाली इस टनल का इंजीनियरिंग नॉलेज हमारे देश के स्टूडेंट्स को होना ही चाहिए। इतना ही नहीं, ग्लोबली भी मैं चाहूंगा एमईए के लोग कुछ यूनिवर्सिटीज को इनवाइट करें, वहां की यूनिवर्सिटी केस स्टडी के लिए यहां आए, प्रोजेक्ट के रूप में स्टडी करें। दुनिया के अंदर हमारे इस ताकत की पहचान होनी चाहिए, विश्व को हमारी ताकत का परिचय होना चाहिए। सीमित संसाधनों के बाद भी कैसे अद्भुत काम वर्तमान पीढ़ी के हमारे जवान कर सकते हैं, इसका ज्ञान दुनिया को होना चाहिए। और इसलिए मैं चाहूंगा कि रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, एमईए, बीआरओ सब मिल करके एक प्रकार से लगातार ये एजुकेशन का हिस्सा बन जाए। टनल का काम हमारी एक पूरी नई पीढ़ी से तैयार हो जाएगी। तो टनल एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन मनुष्य निर्माण भी एक बहुत बड़ा काम होता है। हमारे उत्तम इंजीनियर बनाने का काम भी ये टनल कर सकती है, और उस दिशा में भी हम काम करें। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं उन जवानों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस काम को बखूबी निभाया है, बखूबी पूरा है। बहुत बहुत धन्यवाद।